हेलो दोस्तों, वेलकम टू एशियन अकेडमी क्लासेस। दिस साइड योर मेंटर दक्षायनी वांडरिंकी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब हमारा लास्ट डे, थर्ड डे की बारी आ चुकी है। शाम का वक्त हो चुका है और अब हमारे को अपना आखिरी पड़ाव कंप्लीट करना है, दैट इज न्यूमेरिकल्स। तो अब हमारे को क्या पढ़ना है? न्यूमेरिकल्स, और हमारा पूरा टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मैंने आपसे सुबह ही कहा था थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में कि मुझे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ाना है, जो कि मैं न्यूमेरिकल्स के साथ कवर करूंगी। तो फर्स्ट हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कवर करेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो फटाफट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ते हैं। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन हमने सुबह पढ़ी थी कि क्या होता है कि अगर जब आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है, उस इंक्रीज होने की वजह से आपके इनकम में कितने का चेंज आ रहा है, उसको हम कहते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 100 करोड़ आपने इन्वेस्ट करे हैं और वो आपका टर्न आउट हो गया 500 करोड़ में, तो ये कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ? 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। and this 5 time is your K. This 5 time is your K. That is investment multiplier. तो कैसे पता चला हमें? डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, मतलब चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन इनकम कितने का? इनकम का चेंज आया 500 का, और इन्वेस्टमेंट में कितने का चेंज आया? 100 का। तो ये कितने हो गए? 5 हो गया ना ये, तो K यहाँ पे हो गया 5 टाइम्स। क्लियर है? अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो मैम हमें पता है, मैकेनिज्म कैसे होगा वो बताओ आप। तो ये देखो, ये रहा आपका मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बेसिकली काम कैसे करता है? तो अब इसे काम करने के लिए ना हमें एक चीज चाहिए होती है। वो चीज क्या है? एमपीसी। वो चीज क्या है? एमपीसी। तो हम यहाँ पे अपना एमपीसी एज्यूम करके चलेंगे। मैंने एज्यूम करा है 0.9, ठीक है। अब एक बात देखो, अगर आपको एक्सप्लेन करना है इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को, तो क्योंकि मैंने 0.9 एज अ एमपीसी अज्यूम करा है, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन में भी 0.9 लिखा है। बट एग्जाम में अगर आप 0.8 या 0.7 अज्यूम करते हो या कोई भी अपने हिसाब से अज्यूम करते हो, तो उससे प्लीज एमपीसी को यहाँ पे भी चेंज कर लेना और यहाँ पे उसको 0.8 0.7 वो कर लेना। बात आई समझ? ओके। बट हमेशा याद रखना, एमपीसी प्लीज नोट दिस, एमपीसी 0 और 1 के बीच में होगा हमेशा, ठीक है। उससे कभी ज्यादा या कम मत कर देना कि मैम हम तो 10 मान के आ गए। 10 नहीं करना आपको, 0 और 1 के बीच में हमेशा एमपीसी को अज्यूम करना है, ठीक है। चलिए तो अब समझते हैं हम मैकेनिज्म कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। सबसे पहले हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने 100 करोड़ इन्वेस्ट करा। कितना इन्वेस्ट करा? 100 करोड़ हमने इन्वेस्ट करा। तो अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो वो दूसरे की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। वो दूसरे की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। और जिसकी इनकम होगी वो कहीं ना कहीं क्या करेगा? कंज्यूम करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो अगर मैंने मान के चल रही हूँ कि एमपीसी मेरा 0.9 है, मतलब कि जितनी भी इनकम आ रही है उसमें से मैं 0.9 कंज्यूम करूंगी। कितना कंज्यूम करूंगी? 0.9। तो 100 का 0.9 विल बी 90। तो 90 हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल ए था, ए ने, यहाँ पे हम जूम करते हैं, देखो ए है, ए ने क्या करा? कंज्यूम कर लिया 90। तो अब जब वो कंज्यूम करेगा तो वो बी की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी, है ना। तो बी की क्या हो जाएगी? वो इनकम। अब बी भी तो कहीं ना कहीं कंज्यूम करेगा ना, तो वो कितना कंज्यूम करेगा? वो भी 0.9 कंज्यूम करेगा। वो भी कब कितना करेगा? 0.9 कंज्यूम करेगा। तो वो कितना हो जाएगा? 81। नाउ 81 अब किसी और सी की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। सी अब यहाँ पे कंज्यूम करेगा, फिर वो किसी और की डी की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। तो ऐसे ही ये राउंड चलते रहते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको कितने राउंड बना के आने हैं? सिर्फ 4 राउंड बना के आने हैं, उससे ज्यादा बना के नहीं आने, ठीक है। फिर फाइनल आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख के आना है। तो मैम हमें यहाँ के अमाउंट्स नहीं पता, तो हम टोटल कैसे लिखें? मेरा बच्चा अब ये यहाँ पे ये देखो नीचे हमने कल सुबह थ्योरी में, आज सुबह हमने थ्योरी में भी पढ़ा था k इक्वल्स टू 1/MPS और k इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। हमने फॉर्मूले पढ़े थे ये वाले। तो अब हमने MPC क्योंकि 0.9 माना था, तो देखो k इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.9 कितना हो जाएगा? 1/0.1 हो जाएगा। 1 में से 0.9 माइनस करोगे तो, और ये हो जाएगा आपका 10। अभी आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही है तो प्लीज यूज कैलकुलेटर। आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो उसका यूज करो, ठीक है। एग्जाम में प्रेशर के चक्कर में गलती हो सकती है तो कैलकुलेटर का यूज करो, ठीक है।
तो यहाँ पे कितने टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स हो गया। के कितना हो गया, 10 टाइम्स। अब एक बात बताओ कि जब आपने इन्वेस्ट 100 करा है और ये अगर आपका 10 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये 100 क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, हाँ या नहीं। ये 100 आपका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो 1000 विल बी योर चेंज इन इनकम, 1000 विल बी योर चेंज इन इनकम। क्लियर है। देखो एक और बार वेरीफाई करके बताती हूँ। देखो के इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है कि नहीं होता। के हमें पता है, अभी हमने निकाला के मैम 10 निकाला था हमने, हाँ या नहीं। अब y हमें पता करना है, हमें इसी y का तो इनकम का ही तो टोटल पता करना है, अपॉन हमने इन्वेस्ट कितना करा था, 100 इन्वेस्ट करा था। तो ये चीज जो डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में चली जाएगी और ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो डेल्टा y विल बी 1000 करोड़। आई बात समझ, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। और जो चीज़ मैंने बोली है उसी का ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 100 करोड़ हमारे पास है, उसका हम 90% स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज 0.9 हम खर्च कर रहे हैं, मतलब 90 करोड़ हम स्पेंड कर रहे हैं। फिर वो 90 करोड़ सेकेंड राउंड में उसका 81 करोड़ हो जाएगा, उसका भी 90% निकाल लेंगे हम। और ये प्रोसेस ऐसी ही चलता रहेगा और हमेशा हम हर चेंज इन इनकम का हम क्या करेंगे, हम 90% दैट इज 0.9 निकालते रहेंगे, हाँ या नहीं। यहाँ तक क्लियर है। तो फिर हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 100 करोड़ का 1000 करोड़ हो जाएगा और मल्टीप्लायर हमारा क्या निकल जाएगा, 10। क्लियर। तो यही एक्सप्लेनेशन जो अभी आपको मैंने बताई है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में लिखना क्या है, ठीक है। एग्जाम में आपको लिखना क्या है वो भी चीज़ आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही है। मैकेनिज्म क्लियर, एक्सप्लेनेशन क्लियर, और रिलेशनशिप बिटवीन एमपीएस एंड एमपीसी भी हमें क्लियर है। एमपीएस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, एमपीसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, हमने सुबह ही पढ़ा था, राइट, ओके। फटाफट अब आ जाते हैं हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और न्यूमेरिकल्स करने से पहले सबसे पहले ये हैं आपके कुछ फॉर्मूले थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में जितने भी फॉर्मूले हैं वो आपके सामने यहाँ पे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इतने फॉर्मूले याद करने हैं और इससे ज़्यादा नहीं करने। और अगर आप ध्यान से देखो तो भाई ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब के सब हम सुबह पढ़ चुके हैं। हमने जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे हम ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे कवर कर चुके हैं। करा है कि नहीं करा था, बिल्कुल। देखो अब एक चीज़ यहाँ पे ना एक और 13th और 14th भी ऐड कर लो। 13th आप कर सकते हो, कंजप्शन इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई हमने पढ़ा था, बिल्कुल। और एस हमने 14th में हमने क्या पढ़ा था, सेविंग इक्वल्स टू माइनस ए एंड 1 माइनस बी वाई प्लस 1 माइनस बी वाई। और हमें ये भी पता है कि ये कन्वर्जन कैसे हुआ था, ठीक है। सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब बस आपको क्या काम करना है, फटाफट वीडियो को पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट लो या कहीं पे नोट डाउन कर लो, आपकी इच्छा है। फटाफट वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लो या आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब फटाफट हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। सबसे पहला ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एपीसी, एमपीसी, एमपीएस, एपीएस कैलकुलेट करके बताओ इनकम और कंजप्शन आपको दे रखा है। बहुत ज्यादा इजी है। एपीसी हमें पता है क्या होता है, ये देखो एपीसी हमारा क्या होता है, सी अपॉन वाई। अब बस आपको कैलकुलेटर लेना है और सी अपॉन कंजप्शन ये रहा, वाई ये रहा, आपको सी अपॉन वाई करना है। तो सी अपॉन वाई फटाफट कर लें क्या, ये रहा हमारा कैलकुलेटर, खुल जा सिम। देखो 900 डिवाइड बाय 1000 कितना हो जाएगा, 0.9 यहाँ पे आ जाएगा एपीसी। और फिर आपका 1060 डिवाइडेड बाय 1200 इट विल बी 0.88, आया नहीं। तो अब मेरे को फटाफट ये हमारा क्या निकला, एपीसी निकला। कैसे निकला, सी अपॉन वाई करके निकला, है ना। अब मुझे बताओ फटाफट एपीएस। मैम हमें पता है हम अगर 1 में से एपीसी को माइनस कर दे हमें एपीएस मिल जाएगा। 1 में से एपीसी को माइनस कर दे तो सी मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.1। तो ये कितना होगा, ये होगा 0.12। खत्म बात, बिल्कुल।
इतना ही इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पता होंगे तो हर चीज़ आप बड़े आराम से कर लोगे। अब एक बात बताओ, एमपीसी और एमपीएस पूछा है मुझसे, मतलब एमपीसी कैसे निकलता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई निकलता है कि नहीं निकलता, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब एक बात बताओ कि हमें पहले कितना था हमें नहीं पता, कंजप्शन 0 नहीं हो सकता, तो कितना चेंज आया पहले उसमें वो तो हमें नहीं पता, इसलिए हम डैश कर देंगे। हम क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। ऐसे ही एमपीएस में भी डैश आ जाएगा। अब यहाँ पे तो हमें चेंज पता है ना, 900 से 1060 हो गया, तो कितने का चेंज आया, 140 का। कितने का चेंज आया, 160 का ना। देखो तो यहाँ पे आपका 1060 है, इसमें 900, तो कितना हो गया, 160 हो गया। 160 डिवाइडेड बाय इनकम में कितने का चेंज आया, 200 का चेंज आया, दैट इज 0.8। अगर ये 0.8 है मैम, हमें पता है 1 एमपीएस कैसे निकलेगा, 1 माइनस एमपीसी से, ये कितना हो जाएगा, 0.2। खत्म भाई, हो गया सॉल्व, बिल्कुल। तो आपको बस एग्जाम में यही करके आना है। क्या मैम हम अगर यहाँ पे s अपॉन वाई करके आएंगे तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है s अपॉन वाई, है ना। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको करना क्या है, आपको इनकम में से कंजप्शन माइनस कर देना है, तो आपकी सेविंग निकल जाएगी। हाँ या नहीं, कैसे, इनकम में से कंजप्शन माइनस करके, फिर उस सेविंग को आप अगर इनकम से डिवाइड कर दोगे, आपका यही आंसर आएगा। बट एग्जाम में इजी क्या रहता है, 1 माइनस एपीसी करके, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पूछा गया है कि इनकम दे रखी है, एमपीसी दे रखा है, सेविंग एक की दे रखी है, बाकी एपीसी और एपीएस पूछा है। क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए फटाफट, अब मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को सबसे पहले क्योंकि एपीसी चाहिए तो मुझे कंजप्शन चाहिए, एपीसी चाहिए तो मुझे कंजप्शन चाहिए, क्योंकि एमपीसी भी दे रखा है तो कहीं ना कहीं हमारा सी निकलेगा, दैट इज कंजप्शन निकलेगा। अब एक बात बताओ, इनकम थी मेरी 0, तब भी मैं 90 कंज्यूम कर रही हूँ। देखो इनकम इक्वल्स टू, हमें पता है कि इनकम क्या होती है, इनकम इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस सेविंग, हाँ या नहीं। इनकम कितनी है, 0 है, कंजप्शन पता नहीं, सेविंग कितना है, -90 है, हाँ या नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू कंजप्शन -90। ये चीज जो माइनस में है इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 इक्वल्स टू कंजप्शन। तो कंजप्शन आपकी कितनी आ गई, 90 आ गई। बिल आ गई बात समझ, हाँ जी आ गई है हमें। देखिए तो यहाँ पे हम कंजप्शन कितना लिख देंगे, 90 लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 90 लिखेंगे। अब मैम बाकी के कैसे निकाले, हमारे को तो सेविंग दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एमपीसी दे रखा है, और हमें पता है कि एमपीसी क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है कि नहीं होता, और एमपीसी इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब एमपीसी क्या मुझे दे रखा है, हाँ दे रखा है, कितना, 0.6। कंजप्शन हमारे को पता करना है, और डेल्टा वाई कितना है, चेंज बताओ कितना है रे, 0 से 100 हो गया, कितने का चेंज आया, 100 का चेंज आया। तो 100 ये क्योंकि डिवाइड में है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और डेल्टा सी हमारा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब कंजप्शन में चेंज कितने का आ रहा है, 60 का चेंज आ रहा है। कितने का चेंज आ रहा है, 60 का चेंज आ रहा है। तो अब एक बात बता दो फटाफट, अगर मेरी कंजप्शन 90 थी और 60 का चेंज आया, मतलब कंजप्शन इंक्रीज हुई होगी, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है और हमें पता है डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो पहले 90 था, 60 और कंज्यूम कर लिया, तो टोटल कंजप्शन कितना, 150। टोटल कंजप्शन कितना, 150, हाँ या नहीं। अब बाकी वापस से देखो, वापस 0.6 का चेंज है, यहाँ पे भी 100 का चेंज है, यहाँ पे भी 0.6 है और 100 का चेंज है, तो हर जगह +60 कर दूं क्या, मैं कर दूं। तो 60, 150 + 60 कितना हो जाएगा, 210, 210 + 60 कितना हो जाएगा, 270। ये निकल गए हमारे कंजप्शन, हाँ या नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझ आया ये। चलिए तो अब क्योंकि हमें कंजप्शन पता है, तो क्या हम सेविंग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इनकम अगर 100 है और कंजप्शन 150 है, तो सेविंग हमारी -50 हो गई।
अगर यहाँ पे इनकम हमारी 200 है और कंजप्शन 210 है तो हमारी सेविंग -10 हो गई, और 300 अगर हमारी इनकम है और 270 अगर कंजप्शन है तो हमारी सेविंग 30 हो गई। हाँ या नहीं? बिल्कुल। कैसे करा हमने? इनकम में से कंजप्शन माइनस कर दिया तो सेविंग निकल आती है। ठीक है, अब बात आती है कि एपीसी कैसे कैलकुलेट होता है। C अपॉन वाई, अभी हम पता कर रहे थे C अपॉन वाई, तो मतलब 90 अपॉन 0 विल बी डैश। कभी भी कोई भी चीज अगर अपॉन में होती है तो 0 डैश एरर आता है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करके भी दिखाती हूँ, 90 डिवाइडेड बाय 0 करोगे, कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, एरर आ जाता है कैलकुलेटर में। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, डैश करेंगे, इसलिए एपीएस को भी हम डैश करके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो 150 डिवाइडेड बाय 100 इट विल बी 1.5। हाँ या नहीं? तो ये कितना हो जाएगा, -0.5। ये कितना हो जाएगा, -0.5। दूसरा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 210 डिवाइडेड बाय 200 इट विल बी 1.05। ये कितना हो जाएगा, 1.05, और 1 माइनस कर दो तो ये कितना आ जाएगा, -0.05। कितना आ जाएगा, -0.05, क्योंकि सेविंग माइनस में है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे करते हैं। अब एपीसी यहाँ पे 270 डिवाइडेड बाय 300 कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, और यहाँ पे 0.1 हो जाएगा। आई होप आपको एपीसी और एपीएस कैसे निकलेगा क्लियर हो गया है। ये हो गया ना? चलिए, ये वही न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मैं अपने पिछले वीडियोस में करवा चुकी हूँ, बट क्योंकि ये रिवीजन सीरीज चल रहा है तो मैं वापस से इन क्वेश्चंस को करवा रही हूँ ताकि आपका एक फ्लो बना रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड ऑन भी कर रखे हैं। ठीक है, लास्ट में जो है जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब कंजप्शन आपको दे रखा है, इनकम आपको 4000 दे रखी है, और कंजप्शन लेवल पूछा है। क्या है ये? देखो कंजप्शन दे दिया 300। ऐसे क्वेश्चन भाई एग्जाम में पूछ ले तो मैम पूरे के पूरे स्कोर करेंगे हम। देखो y की वैल्यू दे दी है 4000, बस इस y की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दोगे तो आपको कंजप्शन निकल आएगा ना। देखो कंजप्शन इक्वल्स टू 300 प्लस 0.8 इंटू 4000, तो 300 प्लस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3500 विल बी योर कंजप्शन। हो गया? बिल्कुल। देखो हाँ या नहीं? इजी क्वेश्चंस। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि कंजप्शन आपको 60 प्लस 0.8y दे रखा है, आपको इन्वेस्टमेंट 60 की दे रखी है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पूछा है, और हमें पता है अगर कहीं पे भी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, y इक्वल्स टू सी प्लस आई। कौन सा यूज होगा, y इक्वल्स टू सी प्लस आई। तो अगर मैं बोलती हूँ y इक्वल्स टू सी प्लस आई, और y कितना है मुझे नहीं पता मैम, कंजप्शन कितना है मेरा बच्चा यहाँ दे रखा है आपको 60 प्लस 0.8y, इसको एज इट इज लिखना है क्या, बिल्कुल, और i कितना है 60, तो यहाँ पे 60 लिख दो, तो 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 120, और यहाँ पे y प्लस 0.8y। अब ये प्लस की चीज यहाँ पे माइनस में चली जाएगी, तो y माइनस 0.8y इक्वल्स टू 120। तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी, देखो 120 डिवाइडेड बाय 0.2 इट विल बी 600। तो y कितनी आ गई, 600। आया कि नहीं आया, y 600 आ गया। अब बताओ मुझे कंजप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कंजप्शन बताना है। भाई लो कंजप्शन हमें पता है कि 60 प्लस 0.8y होता है, y के जगह हमें क्या रखना है, हमें 600 रखना है। तो अब हम निकाल सकते हैं क्या, देखो 60 इंटू 0.8, सॉरी यहाँ पे ना 0.8 into 600 plus 60 it will be 540। 540 will be your consumption। 540 क्या है आपका कंजप्शन है। अब आपको सेविंग बतानी है। मैम हमें पता है अगर इनकम 600 है, कंज्यूम 540 कर रहे हैं, तो हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी 60। हमारी सेविंग कितनी हो जाएगी 60 की। क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे सेविंग पूछा गया है, सेविंग फंक्शन दे रखा है और इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इक्विलिब्रियम लेवल पूछा है। मैम हमने तो ये देखा था कि y इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, अब सेविंग दे दिया तो अब ये c कैसे मिल जाएगा। अब देखो c कंजप्शन आपको देखो सेविंग दे रखा है कितना -50 प्लस 0.5y ये दे रखा है, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा -50 का 50 हो जाएगा।
है ना, क्योंकि हम कंजप्शन का 50 का -50 करते थे, कन्वर्जन हमने सुबह सीखा था, तो ये -50 का क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा 0.5 ही होगा और y रह जाएगा। तो कंजप्शन फंक्शन हमारा क्या हो गया 50 प्लस 0.5 y। एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो 0.5 है, बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, अगर यहाँ पे 6 दे रखा होता तो यहाँ पे मैं क्या कर देती 4 कर देती, ठीक है। 1 माइनस 0.6 0.4 होता है, ठीक है, बट अभी क्वेश्चन में 5 है तो यहाँ पे 5 रखता है, क्लियर। और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ओके। तो अब हमें कंजप्शन फंक्शन मिल गया क्या, बिल्कुल। अब इनकम कितनी है हमारी, इनकम हमें मैम पता नहीं है, कंजप्शन हमने अभी निकाल लिया है 50 प्लस 0.5 y, और इन्वेस्टमेंट कितनी है 7000 की, तो y इक्वल्स टू 50 प्लस ये कितना हो जाएगा 7050 हो जाएगा, प्लस 0.5y हो जाएगा, 0.5y यहाँ पे चला जाएगा, बचेगा 0.5y इक्वल्स टू 7050। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 7050 डिवाइडेड बाय 0.5 क्या हो गया 7050 डिवाइडेड बाय 0.5, इट विल बी 14100। So 14100 will be your income. I hope यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इनकम हमें पता चल गया, सेकंड पूछा है कंजप्शन, तो अब इनकम की वैल्यू यहाँ पे रख दो, कंजप्शन इक्वल्स टू 50 प्लस 0.5y इंटू 14,100, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 7050 and it will be 7100, it will be your consumption। क्लियर है अच्छे से, y हमने निकाला, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और कंजप्शन हमने निकाल दिया, ठीक है। क्या मैम एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाता है, टेंशन नहीं, ठीक है। अगर पूछा जाएगा इस लेवल का पूछा जाएगा, इससे ज्यादा लेवल नहीं पूछा जा सकता। हर लेवल के क्वेश्चन जो आईएससी में पूछे जाते हैं वो मैं सब कवर करती हुई चल रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमपीसी आपको दे रखा है और इन्वेस्टमेंट बोला है कि 10 करोड़ से इंक्रीज हो रहा है, तो मुझे इनकम बताओ कितनी इंक्रीज हो रही है। अब भी हमने मैकेनिज्म पढ़ते समय ही ये देखा था, एमपीसी हमने 0.9 लिया था, अब एमपीसी 0.75 दे दिया। मैम हमें पता है हम के निकाल लेंगे 1/1 माइनस एमपीसी करके, तो 1/1 माइनस 0.75 कितना हो जाएगा 1/0.25। इसे सॉल्व करोगे आपका आएगा आंसर 4। अब मेरे को पता है k इक्वल्स टू 4 होता है और k इक्वल्स टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई होता है, और 4 k की वैल्यू मैंने पुट कर दी 4, डेल्टा y कितना हो गया हमारा, डेल्टा y हमें निकालना है, डेल्टा i हमारा 10 करोड़ है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, तो इससे हमारा डेल्टा y कितना हो जाएगा 40, डेल्टा y कितना हो जाएगा 40। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो इंक्रीज इन इनकम निकल गई कितनी 40 करोड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि नेशनल इनकम 500 करोड़ से इंक्रीज हो रही है, मतलब इनकम इंक्रीज हो रही है 500 करोड़ से, तो चेंज इन इनकम दे दिया है कितना 500 करोड़, कितना दे दिया 500 करोड़, और इनकम इन चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे दी है हमें कितनी 125, यहाँ पे ना करोड़ लगा देना। अब एमपीसी पूछा है कि एमपीसी कितना है, एमपी भाई हमें पता है कि इससे हमारे को क्या निकल जाएगा के निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा 500/125 करके ये आ जाएगा हमारा 4, और हमें पता है के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी होता है, तो 4 इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी होगा। मैम अब कैसे सॉल्व करें, अब तो फंस गए क्योंकि 1 माइनस एमपीसी है। अब क्या कर सकते हैं, तो अब सबसे ईजिएस्ट सोल्यूशन मैं बताऊंगी, दोनों को ही क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, दोनों को क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एमपीसी, ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एमपीसी। ओके क्या पढ़ रहे देखो, अब हमारा जो 1/4 है, ये 4 था, इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, और 1/1 माइनस एमपीसी था, हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस एमपीसी। तो अब 1/4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.25 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एमपीसी हो जाएगा, और ये 1 माइनस 0.25 होगा तो ये क्या हो जाएगा 0.75। तो एमपीसी की वैल्यू क्या आ गई 0.75। आई बात समझ अच्छे से, ठीक है। वरना दूसरा तरीका यही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप सॉल्व कर लो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट बताओ, एडिशनल इन्वेस्टमेंट बताओ। और MPC अगर आपका 0.5 है और डेल्टा वाई आपका 1000 है, इस बार आपसे उल्टा पूछ लिया, डेल्टा आई पूछ लिया, आप क्या करोगे? पहले तो k निकालोगे 1 माइनस 0.5 करके, और ये हो जाएगा आपका 0.5, इसे सॉल्व करोगे आपका क्या आ जाएगा 2, हाँ या नहीं? अब k की वैल्यू 2 रखो, डेल्टा y हमें दे रखा है 1000 और डेल्टा i हमें निकालना है, तो ये 2 इधर आ जाएगा और डेल्टा i उधर चला जाएगा, तो डेल्टा i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 500। तो इन्वेस्टमेंट क्या है 500 है, इन्वेस्टमेंट कितनी है 500 की। आई होप आपको ये चीज क्लियर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 9। ये मेरे से कमेंट में एक ने पूछा था कि मैम इसका सोल्यूशन क्या होगा, तो लो जी आपके लिए आ चुका है उसका सोल्यूशन, फटाफट देख लो। अगर आपकी इनकम इतनी है, कंजप्शन 4 है, सेविंग निकाल लोगे -4, कैसे निकाला हमने? इनकम में से कंजप्शन माइनस कर दिया, तो आपकी सेविंग निकल गई -4। ऐसी 10 में से -12 करोगे क्या आएगा? -2 आएगा। 20 में से 20 माइनस करोगे 0, 30 में से 28 माइनस करोगे 2 आएगा, हाँ या नहीं? अब एपीएस निकालना है, एपीएस कैसे निकलेगा? s अपॉन वाई, तो -4 अपॉन 0 डैश आ जाएगा, -2 अपॉन 10 माइनस 0.2 आएगा, 20 अपॉन 20 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, हाँ या नहीं? एक सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ चली है, देखो ये आएगा 1.2। ये पहली बात एपीसी और एपीएस है, ठीक है, इसे एपीएस और इसे एपीसी करो। और अब देखो -4 अपॉन 0 डैश 2 अपॉन 10, ये आ जाएगा आपका -0.2, और 0 अपॉन 20 आपका आ जाएगा 0, और 2 अपॉन 30 ये आपका हो जाएगा कितना? 0.067, 0.06 करता है, ठीक है, 0.06 है ना, ठीक है। अब एपीसी निकाल दोगे क्या? ये डैश आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 0. -1 करेंगे तो आ जाएगा ये 0.093, इसे करते हैं 7। अब ये सही है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये आपका क्या निकल गया? एपीसी निकल गया और एपीएस निकल गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 क्या कहता है कि एमपीसी इज इक्वल्स टू एमपीएस, और मुझे पता करना है मल्टीप्लायर एमपीसी इक्वल्स टू क्या है? एमपीएस है, और मैम हमें पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है? 1 होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस क्या होता है? 1 होता है। और एमपीसी और एमपीएस अगर इक्वल हैं तो एमपीसी के जगह एमपीएस के जगह एमपीसी लिख सकती हूँ क्या मैम? एमपीएस की जगह क्या लिखूं? एमपीसी लिखूं। इक्वल्स टू क्या होगा? 1। अब ये क्या हो जाएगा? 2 एमपीसी इक्वल्स टू 1। तो एमपीसी क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 1/2, दैट इज 0.5। क्या हो जाएगा? 0.5। क्लियर है यहाँ पे? तो आपको एमपीसी निकल गया 0.5, और एमपीएस भी क्या होगा फिर? 0.5 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अब क्या आप के निकाल सकते हो 1/MPS करके, और ये आ जाएगा 0.5 एंड इट विल बी 2। क्लियर है अच्छे से? तो आपका क्या मल्टीप्लायर निकल गया 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मल्टीप्लायर है आपका 4, और अगर एमपीसी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस? इस बार मल्टीप्लायर दे दिया 4 और एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू पूछ ली, मतलब k इक्वल्स टू 1/MPS होता है, और ये k कितना है? 4 है। ये हो जाएगा 1/MPS, दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 1/4 इक्वल्स टू MPS, तो ये हो जाएगा 0.25 इक्वल्स टू MPS। तो अगर MPS 0.25 है तो MPC क्या होगा? 0.75। MPC क्या होगा? 0.75। आई होप आपको ये चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 0.9, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई। ये तो मैम बहुत बाय हाथ का खेल है, ये देखो 1 माइनस 0.9, ये हो जाएगा 1/0.1। अब तक हम यही पढ़ते हुए आ रहे थे, 10 टाइम्स क्या हो जाएगा? k हो जाएगा, हाँ या नहीं? तो k की वैल्यू 10 टाइम्स निकल गई।
ऐसी ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे लेवल जितने भी अब तक पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, और आपके फ्रैंक के बुक के हर एक एक क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपका सॉल्व हो चुका है। तो फटाफट क्या एक बार हम स्पेसिमन पेपर देख लें जो न्यूमेरिकल हमारा रह गया था। ये देखो एएस हमें पता है क्या होता है, सी अपॉन एस, ये हमने सुबह सॉल्व कर लिया था। अब बात आती है इसकी, एपीसी निकालना है। अगर कंजप्शन 90 और ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9। और अगर आप यहाँ पे भी चेंज देखोगे, 90 से 108 का चेंज कितना हो गया, 18 का चेंज आया। यहाँ पे कितने का चेंज आया, 20 का चेंज आया। अगर इसे भी आप सॉल्व करोगे यहाँ पे 0.9 और पहले का डैश। क्यों पहले का डैश, क्योंकि हमें चेंज पता नहीं है कितने का है। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे सबके आंसर्स क्या है, 0.9 है, ठीक। तो इजी है, देखो यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में इतने इजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने सुबह आज छुड़वाया था, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल, वो भी हमने कर लिया है, ठीक है। चलिए, तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के हमने न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी सब कुछ कवर कर लिया है। अब बारी है हमारे नेशनल इनकम की। किसकी बारी है, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स की। तो फटाफट बिना किसी देरी के, बिना रुके हम नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट कर देते हैं। और ये रहा हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के फॉर्मूले सारे आपके इस यहाँ पे आ चुके हैं। हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था, ये सारे फॉर्मूले भी मैंने वहीं पे कवर कर दिए थे कि नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन जब आप माइनस कर देते हो तब आपका नेट इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। वापस ग्रॉस में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तब आपको क्या मिलेगा, नेट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। बट अगर आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा तो क्या करोगे, आप नेट इन्वेस्टमेंट में इस डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे। बात आई समझ। आप अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, बट अगर आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट चाहिए तो नेट में आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर दो, आपको ग्रॉस अमाउंट मिल जाएगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट बात हमने क्या पढ़ी थी, नेशनल इनकम कैसे निकलता है डोमेस्टिक इनकम में अगर आप NFIA ऐड कर देते हो। नेशनल इनकम कैसे निकलता है, डोमेस्टिक इनकम में जितनी भी बाहर की इनकम है उसे अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी। और अगर मेरे को नेशनल इनकम दे रखी है, डोमेस्टिक इनकम चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, बाहर के इनकम को माइनस कर दूंगी। ये जो चीज प्लस करी है, बाबा ये जो चीज मैंने प्लस करी है वही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही है। नेक्स्ट, और NFIA कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि निकलता है कैसे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स वरना GST, दोनों में से कुछ भी आपको एग्जाम में दे सकते हैं। तो अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज माइनस कर देते हो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाता है। क्लियर है। पर इसका क्या काम है, यहाँ पे देखो, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट दे रखी होगी और आपको मार्केट प्राइस चाहिए तो आप NIT को ऐड कर दोगे, NIT को ऐड कर दोगे। बट आपको मार्केट प्राइस दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, आपको क्या चाहिए, फैक्टर कॉस्ट चाहिए। तो मार्केट प्राइस में आप NIT को माइनस कर दो, NIT को क्या कर दो, मार्केट प्राइस से माइनस कर दो, तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। क्लियर है। तो फॉर्मूले बहुत अच्छे से यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ बहुत अच्छे से दिमाग में रख लो, थोड़ा सा भी प्लस माइनस की गड़बड़ करी आंसर पूरा गड़बड़ हो जाना है, ठीक है। तो इसको प्लस माइनस यहाँ पे बहुत ध्यान से, किसमें कब प्लस होगा कब माइनस होगा। चलिए, अब बात आती है मेथड्स की। और अगर आपको याद हो मैंने स्टेप्स छुड़वाए थे वहां पे, और स्टेप्स इसलिए छुड़वाए थे क्योंकि अब हम जो पढ़ेंगे उससे वो स्टेप्स कवर हो जाएंगे। अब ये पढ़ने के बाद प्लीज एक काम करना, आप उन स्टेप्स में जाना, वो स्टेप्स अगर आप पढ़ोगे सारे के सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेट प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन मेथड से कैसे सॉल्व होता है, प्रोडक्शन मेथड कह लूँ या आउटपुट मेथड कह लूँ, ठीक है, ये सारे इसी के नाम है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, हमारे को सबसे पहले जानना है कि आपसे ये इस मेथड से निकलता क्या है, हमें मिलता क्या है। हमें मिलता है GDP एट MP। हमें क्या मिलेगा, GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
अब अच्छा एक काम करते हैं, हम ये सीखने से पहले ना हम कुछ और थोड़ी सी चीजें सीखते हैं फटाफट। देखो जीडीपी एट एमपी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर मैं बात कर रही हूँ एनएनपी एट एफसी की, तो क्या हो जाएगा, पहला एन जो होता है इसका मतलब होता है नेट, क्या होता है, नेट। दूसरा एन का मतलब होता है नेशनल, दूसरे का मतलब क्या होता है, नेशनल। पी से प्रोडक्ट, एफसी से फैक्टर कॉस्ट, एफसी से क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। यहां तक क्लियर है, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर क्वेश्चन में आपसे जीएनपी पूछ लिया तो क्या करोगे, जीएनपी इसका मतलब क्या होता है, जी का मतलब ग्रॉस, एन का मतलब नेट होगा, नेशनल होगा, एन का मतलब नेशनल होगा, क्योंकि सेकंड में जो आता है उसे हमका मतलब क्या होता है, नेशनल होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और आपसे अगर एनडीपी एट एफसी पूछ लिया तो ये हो जाएगा आपका नेट, पहले अगर एन आएगा तो वो नेट होगा, दूसरी बार में आएगा तो वो नेशनल होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है, ओके चलिए फटाफट अब थोड़ा सा कन्वर्जन सीख लेते हैं, कैसे कन्वर्ट होगा, तो आपको हर चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दोनों साइड लेके चलते हैं, एक साइड लेके चल रहे हैं जहां पे आपसे एनएनपी एट एफसी लिया है और जीडीपी एट एफसी। देखो ये आपको फाइंड करना है, ये आपको दे रखा है, इस केस में आपको जीडीपी एट एफसी एमपी फाइंड करना है और आपसे एनएनपी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से देखो, आपको ग्रॉस वाली चीज दे रखी है, आपको नेट चाहिए, ग्रॉस वाली चीज दे रखी है, मतलब हमें पता है कि नेट क्या होता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखते हैं नीचे थोड़ा सा देखो, नेट क्या होता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन होता है, और आपको ग्रॉस ही दे रखा है, नेट पूछा है तो माइनस डेप्रिसिएशन कर दूं मैं, ठीक है। बट यहाँ पे इस केस में क्योंकि मुझे ग्रॉस पूछा गया है, अब इस बार उल्टा हो गया, ग्रॉस पूछा गया है और नेट आपको दे रखा है, तो ये चीज माइनस वाली इधर चली जाएगी जो चीज दे रखी है, ठीक है, तो ये माइनस वाली इधर चली जाएगी और क्या हो जाएगा, प्लस डेप्रिसिएशन, क्या हो जाएगा, प्लस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आ जाओ वापस, फिर ये तो सेम हो गया, अब मैंने माइनस डेप्रिसिएशन करके इसको भी एन बना दिया, ठीक है। अब डी को एन बनाना है, मतलब हमें पता है कि डोमेस्टिक में अगर मैं NFIA ऐड कर देती हूँ तो मुझे नेशनल इनकम मिल जाएगी, मुझे डोमेस्टिक इनकम में अगर मैं NFIA क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेशनल। डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल पूछा है, तो मैं इसमें क्या कर दूँ, प्लस NFIA कर दूँ, क्या कर दूंगी मैं, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, NFIA को माइनस कर दूंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पूछा है आपसे FC दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, हमें पता है फैक्टर कॉस्ट में हम NIT को ऐड कर दे तो मुझे मार्केट प्राइस मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस, और फैक्टर कॉस्ट ही दे रखा है, मार्केट प्राइस आपसे पूछा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक काम देखो, यहाँ पे FC अब तक सिमिलर था तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बट अगर आपको यहाँ पे मार्केट प्राइस दे दे तो अब हमें पता है ये चीज हमें दे रखी है, ये चीज पता करनी है, तो इस NIT को यहाँ पे ले जाओ और माइनस NIT कर दो, तो माइनस NIT यहाँ कर दिया, प्लस NIT यहाँ कर दिया। आई होप आपको कन्वर्जन चीजें सारी समझ आ गई हैं अच्छे से कि कैसे कन्वर्ट हुआ है। इसकी ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसी पे ही सैम्पल पेपर में एक क्वेश्चन है, पहले वो कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन पूछा गया है, GNP एट FC और GNP एट MP, तो माइनस बताओ क्या करना है। हम देखो अब GNP तो सेम है, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, FC और MP है, और हमें पता है MP में से अगर हम NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अब आ जाते हैं वापस से फॉर्मूले में, ओके तो अब हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रहा है, GDP एट MP। हम अगर ये चीज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, GDP एट MP मिलेगा। क्या करना है हमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट को हमें माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजप्शन से। वैल्यू ऑफ आउटपुट को किससे माइनस करना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट को इंटरमीडिएट कंजप्शन से माइनस करना है। और ये बाकी के फॉर्मूले हैं आपके पास, देखो
वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर लोगे, और अगर सेल्स भी नहीं दे रखा तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट कर लोगे। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से निकलता है। दूसरी बात, इंटरमीडिएट कंजप्शन नहीं दे रखा तो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल लोगे। मशीन, अगर परचेजेस ऑफ मशीनरी दे रखा होगा ना तो इसे इग्नोर कर देना, ठीक है, वरना परचेजेस ऑफ किसका लोगे? रॉ मटेरियल। अगर परचेजेस नहीं दे रखा तो डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट करोगे, डोमेस्टिक परचेजेस प्लस इंपोर्ट करोगे। मैम इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद होंगे? मेरा बच्चा वैसे तो मैं एक पॉइंट लेके चल रही हूँ कि अगर ये चीज़ें नहीं दे रखी होंगी तो ये चीज़ें दे रखी होंगी, वरना एग्जाम में आपको सिर्फ सीधा सीधा क्वेश्चन वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन दे देगा और आपको डायरेक्ट माइनस करके आना है। इतना सब कुछ घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट भाई हमें रिस्क नहीं लेना, इसलिए एक बार ये फॉर्मूले भी अच्छे से करके चले जाना, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा। तो फटाफट इसमें न्यूमेरिकल्स कर लें क्या? चलो, सबसे पहला न्यूमेरिकल 2019 में ही पूछा गया है। आउटपुट मेथड दैट इज प्रोडक्शन मेथड से हमें नेशनल इनकम निकालना है, और प्लीज इस पे ध्यान दो कि नेशनल इनकम होता है एनएनपी एट एफसी। क्या होता है? एनएनपी एट एफसी, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। अब ये एनएनपी एट एफसी हमारा कैसे निकलेगा? देखो, जो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है आउटपुट मेथड से, बट मैम आउटपुट मेथड से तो जीडीपी एट एमपी निकलता है, तो पहले जीडीपी एट एमपी निकालो, फिर उसे कन्वर्ट करो एनएनपी एट एफसी में, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी कैसे निकलता है? हमें पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट ये दे रखी है कितनी? 2500, और इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना दे रखा है? 1300। इसे माइनस कर दें मैम, इतना इजी भाई, इतना ही इजी है। देखो ये हो जाएगा 1200, कितना आ जाएगा? 1200 करोड़, क्योंकि करोड़ में है ना ये, तो 1200 करोड़। अब एक बात बताओ, अब मेरे से पूछा है एनएनपी एट एफसी और मेरे को जीडीपी एट एमपी दे रखा है, तो क्या मैं इसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। जी से एन पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, अभी पढ़ा था। डी से एन पे जाने के लिए प्लस NFIA, और एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस NIT। हाँ या नहीं? बिल्कुल। अब यहाँ पे जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं। देखो 1200 हमारा निकल गया था, ये आ गया 1200। डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन प्लीज नोट डाउन, मैंने बताया भी था। डेप्रिसिएशन को हम क्या कहते हैं? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा, तो माइनस कर देते हैं क्या? 160 प्लस NFIA करना है। NFIA माइनस 30 दे रखा है, और NIT ढूंढो, कहाँ है NIT? NIT नहीं दे रखा, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है। इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 180, और सब्सिडीज आपको दे रखा है 40। तो 180 में से 40 का कितने बचे? 140, तो माइनस 140। तो आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट देखो, 1200 माइनस 160 माइनस 30 माइनस 140, ये हो जाएगा हमारा 870 करोड़। आंसर आ गया 870 करोड़, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज क्लियर है कि एनएनपी एट एफसी कैसे निकला है, ठीक। चलो यहाँ पे इसे रब कर देते हैं फटाफट सब। और कहीं पे आपसे पूछा गया है क्या? देखो इसमें आपसे बोला है वैल्यू एडेड मेथड निकालो। भाई वैल्यू एडेड मेथड में जीएनपी एट एमपी निकालना है। जीडीपी एट एमपी निकाल दोगे, उसको फिर कन्वर्ट कर दोगे जीएनपी एट एमपी में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट 3 दे रखे हैं, तो इन तीनों को ऐड कर दो, तुम्हें वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा। ऐसे इंटरमीडिएट गुड्स भी 3 दे रखे हैं, तो तीनों को ऐड कर दो, तो उस तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इन तीनों से माइनस कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी। बस यही इतना ही काम होता है, ठीक है। देख लो, अगर आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये सारे बोर्ड क्वेश्चंस करवा रही हूँ मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमने सीख लिया क्या? बस आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। नेक्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं इनकम मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा है? इनकम मेथड। और इनकम मेथड में हम सीख रहे हैं एनडीपी एट एफसी। हमें मिलता क्या है इनकम मेथड से? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या मिलता है? नेट
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें मैम क्या करना पड़ता है, इसमें हमें 3 चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। कितनी चीजें? 3 चीजें। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स्ड इनकम। वापस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स्ड इनकम। ये 3 चीजें हमें ऐड करनी होती हैं, ठीक है। बट कभी कभी क्वेश्चन में अगर सीओई नहीं दे रखा होता तो हम वेजेस एंड सैलरीज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वेजेस एंड सैलरीज, चाहे वो कैश में हो या काइंड में हो, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। प्लस हम एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे। हम क्या लेंगे? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। हम एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेते। अगर एम्प्लॉय दे रखा है इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे। बात आई समझ अच्छे से, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें मैम पता चल जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस का क्या करना है? ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें क्या ऐड करना है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी वहां पे भी मैंने ये चीज समझाई है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ जाएगा? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। बट कभी कभी क्वेश्चन में ना क्या होता है, प्रॉफिट नहीं देता, तो प्रॉफिट की जगह हमें क्या ऐड करना है? डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस देखो डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। ये तीनों चीजें ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। आई होप आपको ये चीज यहां तक क्लियर है। अब देखो कभी भी ना क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, अगर आपसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होगा तभी आप कॉर्पोरेशन टैक्स को ऐड करोगे, तभी आप सब आफ्टर दे रखा होगा तो ही ये चीज ऐड होगी। बट अगर आफ्टर की जगह बिफोर दे देंगे तो कॉर्पोरेशन टैक्स ऐड नहीं होगा। कॉर्पोरेशन टैक्स ऐड नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन में दे रखा हो तब भी ऐड नहीं करोगे। तो बिफोर होगा तो आप ऐड नहीं करोगे, आफ्टर होगा तो ही आप उसे ऐड करोगे। आई होप आपको ये चीज यहां तक क्लियर है, ठीक है। सॉरी। अब अगर मैम ना आफ्टर दे रखा ना बिफोर दे रखा तो क्या करें? हम आफ्टर मान के चलेंगे और कॉर्पोरेशन टैक्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ नहीं दे रखा तब तो हम कॉर्पोरेशन टैक्स को ऐड कर लेंगे। क्लियर? ओके। और कुछ पॉइंट्स आपको क्या याद रखना है कि ट्रैवलर एक्सपेंसेस इसको हम ऐड नहीं करते, इंटरेस्ट फ्री लोन हम इसे भी ऐड नहीं करते कभी भी, नेशनल डेट इसे भी ऐड नहीं करते। मतलब अगर ये क्वेश्चन में दे रखा है इसे इग्नोर करो, इसका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। हर पॉइंट मैंने जहां पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है वो चीजें यहाँ पे कवर कर दी हैं। अब फटाफट न्यूमेरिकल्स अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर लेते हैं। देखो हमें पता है कि आउटपुट मेथड से आंसर 870 आया था, तो नेशनल इनकम मेथड से भी कितना आना चाहिए? 870। तो अगर हम दोनों से 870 निकाल देते हैं तो हमारा मैच कर जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हम सही हैं, हमने आंसर 870 सही निकाला है, ठीक है। तो चलिए फटाफट नेशनल इनकम हमें निकालना है इनकम मेथड से, और हमारा इनकम मेथड से क्या निकलता है? एनडीपी एट एफसी। क्या निकलता है? एनडीपी एट एफसी। ओके चलिए, तो अब फटाफट बता दो मुझे एनडीपी एट एफसी में क्या क्या ऐड होता है। मैम सबसे पहले ऐड होता है हमारा वेजेस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो हम ऐड क्या करेंगे? वेजेस एंड सैलरीज। क्या ऐड कर लेंगे? वेजेस एंड सैलरीज, जो कि कितना है? 340। तो ये लो 340 यहाँ पे ऐड हो गया। प्लस हमें पता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी ऐड होगा, तो कितना है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन? अरे रे बाबा, तो पहले वहां चलेगा। कितना है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन? 30। कितना है? 30। तो ये लिख दिया हमने 30, ठीक है। प्लस 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 अब हमारे को क्या करना है? ऑपरेटिंग सरप्लस लेना है। ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं डायरेक्ट दे रखा है? नहीं, तो उसके अंदर का ढूंढो। रेंट आता है, ठीक है। रेंट कितना है? रेंट है हमारा 110। फिर प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट कितना है? 50। प्रॉफिट कितना है? 50। इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट है हमारा 10, और मिक्स इनकम आ जाएगी लास्ट में, दैट इज 360, है ना? 360 है ना? तो प्लस क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। इसको हम अगर ऐड कर लेते हैं फटाफट तो कितना आ जाता है? देखो 340 प्लस 30 प्लस 110 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 360 कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। तो 900 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी कैसे निकलेगा? एनडीपी एट एफसी में ये सब कुछ सेम है, बस डी से हमें एन पे जाना है, तो प्लस एनएफआईए कर देते हैं, और
ये हमारा 900 आ गया। NFIA -30 है तो -30 कर दो, आ गया 870। भाई आंसर मैच कर गया, हमारा आउटपुट से भी 870 निकला था और इससे भी 870 निकला था, तो 870 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चीज हमसे पूछी गई है, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर मेथड। मैम एक्सपेंडिचर मेथड कैसे निकलता है? देखो ब्लर क्यों हो रहे हो, एक सेकेंड रुक जाओ। चलिए वापस से कंटिन्यू करते हैं फटाफट एक्सपेंडिचर मेथड से। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड में हमारा क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी। क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी। और ये जीडीपी एट एमपी कैसे कैलकुलेट होता है? हम चार चीजें ऐड करते हैं। कौन सी, कितनी चीजें? चार। एक तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फाइनल इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट। एंड क्या ऐड करते हैं? नेट एक्सपोर्ट ऐड करते हैं। ये चार चीजें अगर आपको क्वेश्चन में मिल गई, चारों को ऐड कर दो, काम खत्म भाई, जीडीपी एट एमपी निकल जाएगा। मैम इतना इजी? भाई मैं तो सबसे कहती हूँ सबसे ज्यादा इजी यही मेथड है, वेरी 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 इजी भाई। पर अब बस आपको छोटी सी चीजें क्या याद रखनी है कि इन्वेस्टमेंट के जगह क्वेश्चन में कैपिटल फॉर्मेशन दे देगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मतलब ही क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कभी कभी क्वेश्चन में ग्रॉस के जगह नेट देगा, ग्रॉस के जगह क्या देगा? नेट देगा। तब उस टाइम पे यहाँ जी नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा एन आ जाएगा। अगर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे भी एन होगा, यहाँ पे अगर ग्रॉस है तो यहाँ पे भी ग्रॉस आ जाएगा। ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। दूसरी बात, अगर बीच में इस ग्रॉस डोमेस्टिक के बीच में अगर फाइनल घुसा दे, क्या घुसा दे? सॉरी फिक्स्ड घुसा दे, क्या घुसा दे? फिक्स लगा दे, तो फिक्स के लिए हम क्या करेंगे? चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे? चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देंगे। यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो चीज मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन दिस अच्छे से। फिर नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। क्वेश्चंस करेंगे, चीजें समझ आ जाएंगी। फटाफट क्वेश्चंस पे आते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, देखो इसने बोला है कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करके बताओ। किससे? एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम होती है NNP@FC। नेशनल इनकम क्या होती है? NNP@FC। तो क्या हमें पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी निकलता है। हमें चार चीजें ऐड करनी है, ढूंढो चार चीजें। क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है? बिल्कुल। कितना है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? थोड़ा सा ऐसे करते हैं साइड। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है? 750। तो 750 हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। फिर हमारे को प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिख रहा है 1100 का, ठीक है। नेट डोमेस्टिक है, वापस क्या पूछा है? नेट डोमेस्टिक। तो यहाँ पे जी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेट है। अभी हमने पढ़ा था अगर यहाँ पे नेट आएगा तो वहां पे भी नेट आएगा। तो यहाँ पे देख लो क्या यहाँ पे फिक्स्ड है क्या? नहीं। तो चेंज इन स्टॉक यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो ये कितना है? 385। तो 385 यहाँ पे प्लीज ऐड कर दो। और उसके बाद हम नेट एक्सपोर्ट देखेंगे। नेट एक्सपोर्ट है -15, तो -15 कर दो। आंसर देखो कितना है? 750 प्लस 1100 प्लस 385 -15, इट विल बी 2220, ठीक है। अब हमसे पूछा है NNP@FC निकाल के बताओ। तो NDP@FC तो हमने निकाल लिया, NDP@MP हमने निकाल लिया। D को N पे ले जाने के लिए प्लस NFIA करना है और माइनस NIT करना है। तो ये हो जाएगा 2220 प्लस NFIA कितना है? 10 है, -10 कर दो। NIT देखो कितना है? NIT है आपका 60, तो यहाँ पे कर दो -60। वैसे अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा? -10 एंड -60, इट विल बी 2150। कुछ तो गड़बड़, हाँ ठीक है, इट विल बी 2150, ठीक है। 2150 करोड़ विल बी योर आंसर। एक और क्वेश्चन कर लें क्या इस पे, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है? 1000 है, तो GDP@MP कितना आ जाएगा? 1000 ऐड हो जाएगा, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 330 ऐड हो जाएगा। फिर हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 450 ऐड हो जाएगा। नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दो। 30 -60 कितना हो जाएगा? -30। कितना हो जाएगा? -30। फिर इसको अब सॉल्व करो फटाफट। 1000 प्लस 330 प्लस 400 -30, इट विल बी 1700। अब GNP@FC कैसे निकलता है? GDP@MP में से हमें क्या करना है? हमें
प्लस करना है NFIA। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्लस NFIA, MP से FC पे जाने के लिए माइनस NIT। तो फटाफट यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1700 प्लस NFIA कितना है हमारा -20 है, NIT कितना है हमारा 60 है, तो -60 कर दो और यहाँ पे आंसर निकालो 1700 -20 -60 इट विल बी 1620 करोड़। आंसर इज 1620 करोड़। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। बस 4 चीज़ें ऐड करनी है, 4 चीज़ें ढूंढो, चारों चीज़ें ऐड कर दो, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। लास्ट क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे नेट डोमेस्टिक था इसलिए मैंने NDP एट MP लिया, बट इस वाले क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक है इसलिए मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ, GDP एट MP। क्लियर है? तो चलिए ये चीज़ तो हो गई है। फटाफट अब इस पर आ जाते हैं स्पेसिमन पेपर में, क्योंकि मैंने कहा था स्पेसिमन पेपर अब मैं सॉल्व कराऊंगी जब न्यूमेरिकल्स हो जाएं। फर्म ए फर्म बी को 100 रुपीज़ में बेच रहा है, फर्म बी बिस्किट होलसेलर सी को 160 में बेच रहा है और फर्म सी जो है कस्टमर को 200 में बेच रहा है। ग्रॉस वैल्यू एडेड बताओ भाई कितनी वैल्यू ऐड हुई है, कितनी वैल्यू ऐड हुई है। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर डबल काउंटिंग के उससे चलते हमने वहाँ पे चीज़ पढ़ी थी, एक तो सीधा हम 200 ले सकते हैं, वरना हम क्या कर सकते हैं, देखो कि पहले 0 था, 0 से 100 हुआ तो 100 ऐड कर दो, प्लस 100 से 160 हुआ तो 60 कर दो, 60 से 200 हुआ तो 40 कर दो, कितना आ जाएगा, सीधा 200 आ जाएगा। बट हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, फाइनल कंजप्शन भी ले सकते हैं, दोनों में ही आंसर सेम आएगा, दैट इज 200। आई होप आपको क्लियर है। डबल काउंटिंग अगर समझ आ गई थी उस टाइम पे तो ये चीज़ आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे नेशनल इनकम में पूछा गया है, ट्रांसफर अर्निंग्स इन नेशनल इनकम रेफर्स टू। ट्रांसफर अर्निंग क्या होती है, जिसके हम क्या करते हैं, हम यूनिलेटरल पेमेंट करते हैं बिना कोई प्रोडक्शन में हेल्प करे, एक दूसरे से इनकम ट्रांसफर करना नहीं होता। ठीक है, क्या होता है, यूनिलेटरल पेमेंट, जहां पे हम कोई भी प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। तो इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, हमने ये भी कर लिया था। और देखते हैं नेशनल इनकम, टू सर्कुलर फ्लो हमें पता है, हमने पढ़ लिया था ये भी, बस यही पूछा है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, मैंने कहा ही था कि क्वेश्चन आपसे एग्जाम वो ना पूछ के, न्यूमेरिकल ना पूछ के सीधा स्टेप्स पूछ सकता है, और ये रहे भाई स्टेप्स। और आपके नोट्स में PDF में मैंने ये सारे स्टेप्स डाल रखे हैं, प्लीज़ वहाँ पे जाओ और देखो कि हमारे को क्या निकालना है, NDP एट FC निकालना है। उसके लिए हमें क्या चीज़ें ऐड करनी है, 3 चीज़ें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऐड करना है। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में क्या क्या आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आएगा और मिक्स्ड इनकम, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं, आप प्लीज़ उसे अच्छे से पढ़ लेना, वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको समझाई है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पार्ट भी हमारा खत्म हो गया है। बेसिकली हमारा टर्म 2 का सिलेबस खत्म हो गया है। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि 3 दिन में हम सारा का सारा टर्म 2 का सिलेबस खत्म कर देंगे, मैंने 3 दिन में सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। अब बस आपका काम क्या है, अब बस आप बैठो, अच्छे से पढ़ाई करो, हर एक चीज़ को अच्छे से याद करो, वीडियोस देखो, वीडियो से आपको हर एक चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। तो बस पेपर में धूम मचा के आना है, अच्छे से पेपर दे के आना है, और जब पेपर दे के आओ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका पेपर कैसे गया और क्या ये वीडियोस आपको हेल्पफुल रही कि नहीं रही। कुछ चेंजेस करनी है तो वो भी प्लीज़ सजेस्ट करना मुझे। ठीक है, और बस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। हम बस 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करके आना है, 1 मार्क्स भी कम नहीं होने चाहिए। तो मैंने अपने तरफ से पूरा का पूरा 100% दिया है, आपको हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझाई है जो कि एग्जाम्स में आपको हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम तो देखेंगे कब मिलते हैं, बट बस ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर देके आना, स्कूल लाइफ खत्म हो रही है और साथ ही साथ आपका एग्जाम, लास्ट एग्जाम, आप स्कूल का लास्ट एग्जाम देने वाले हो, तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से देके आना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर कभी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।